जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेक्चर 38 स्टार्ट करते हैं। अच्छा यार, वो कहाँ तक पहुंचे थे हम? हाँ, सेल्फ हायरिंग ऑफ प्रॉपर्टी। यार सेल्फ हायरिंग ऑफ प्रॉपर्टी क्या है? हमारा घर है, हम उसी में रहेंगे, हमें किराया मिलेगा। तो इसमें जो एक्चुअल किराया हमें मिल रहा होगा वो इनकम प्रॉपर्टी में चला जाएगा, और जो घर हमें मिला हुआ है उसमें 45% ऑफ बेसिक सैलरी ऐड होकर चला जाएगा। अच्छा यार, ये कल जाते जाते कहाँ पे छोड़ा था हमने? हाँ यार, मैंने आपको कहा था मैंने रिवाइज करानी है, चीजें रिवाइज करानी है। अच्छा यार, ये ना पेज 103 का टॉप इंपॉर्टेंट एग्जाम्पशंस हमने शुरू कर दी हैं। और मजे की बात सुनो, इस चैप्टर में ना इस सफे से आगे सारी नीचे एग्जाम्पशंस की डिटेल्स हैं। पेज 103 से लेके एंड तक ना इस चैप्टर में सारी आगे एग्जाम्पशंस की डिटेल्स हैं। अब एग्जाम्पशन जरा रिवाइज करा दो मोटी मोटी। पेंशन आपको पता है माफ है, कुछ लोगों को माफ नहीं है, वो लंबी बहस से छोड़ो। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन और ग्रेजुटी अलग अलग सिनेरियो से खत्म हो गए। एग्जाम्पशंस जरा हम रिवाइज कर रहे हैं। यार ये पता नहीं को प्रोविडेंट फंड 1925 है, बेनोवलेंट फंड लफ्स है, ये पैसे मिले आप इनको माफ कर देना। सुपरनेशन फंड हमारा पेंडिंग पे है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को वही सर्विस दे रहा है जो कस्टमर जो सॉरी एम्प्लॉयर हाँ वो एम्प्लॉय को वही सर्विस दे रहा है जो कस्टमर को दे रहा है, तो एम्प्लॉयर को कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं करनी पड़ी। ये भी एम्प्लॉय के हाथ में माफ है। जो हमने डिटेल में यार बात पढ़ी थी वो कल पढ़ी थी, वो पढ़ी थी मेडिकल वाली। तो मेडिकल वाली में सिनेरियोस बनाए थे 5, तो इसको हमने माफ किया था। ये सवाल ट्राई किए थे, 1 2 3 4 सारे हो गए थे। एनओटीज कोई लफ्ज होता है ये माफ नहीं है, ये टैक्सेबल है। लीव इनकैशमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को माफ है। WPPF बेनोवलेंट फंड की तरह ऊपर कोई लफ्ज आ गया माफ है, एम्प्लॉय को मिले। सी फेयर में हमने बात की थी किसको माफ है किसको नहीं। चलो जी, अलाउंसेस बाहर के मुल्क में कोई गया हुआ है, हाउस रेंट अलाउंस यूटिलिटी अलाउंस माफ है। पाकिस्तान की हुकूमत ने किसी बंदे को बाहर के मुल्क में नौकरी करने भेजा हुआ है, पाकिस्तान आर्मी वगैरह के लोग, कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी वैसे ये एग्जाम्पशंस, ये आखिरी एक तो, लेकिन ठीक है यार याद करो। सैलरी इनकम सी फेयर वाला भी एक दफा आया हुआ है। अच्छा चलो जी, अब मेन हमारी चीज शुरू होने लगी है, टैक्सेशन ऑफ प्रोविडेंट फंड। यार ये हम शुरू करेंगे यहां से, पेज 109 से। तो कल थ्योरी काफी पढ़ ली थी भाई, मैंने सोचा आज भी न्यूमेरिकली कर लें। इधर देख, आज भी न्यूमेरिकली कर लें, जरा रिलैक्स हो जाओ, बैलेंस हो जाए चीजें। चलें जी शुरू करें यार। प्रोविडेंट फंड होता क्या है? पहले तो पेज 109 पे जाने से पहले प्रोविडेंट फंड होता क्या है? यार एक बास्केट होती है बस, एक बास्केट होती है, इसमें एम्प्लॉय भी पैसे डालता है, एम्प्लॉयर भी पैसे डालता है। एम्प्लॉय अपनी तनख्वाह में से काट के डालता है, कोई घर से सेविंग करके नहीं लाता। एम्प्लॉयर भी पैसे डालता है, और ये पैसे कहीं इन्वेस्ट होते हैं तो इनको इंटरेस्ट मिलता रहता है। ये बात आपके लिए नहीं है। तो प्रोविडेंट फंड एक बास्केट है। एम्प्लॉय की तनख्वाह फर्ज करो ₹1,00,000 है, तो एम्प्लॉय घर ले जाएगा 90,000, 10,000 जाते जाते ऐसे छोड़ेगा बास्केट में। एम्प्लॉयर कहेगा 10,000 तूने डाला, 10,000 मैं अपनी तरफ से डालता हूँ। एम्प्लॉयर भी इस बास्केट में तोहफे के तौर पे उसको 10,000 दे देगा, और ये उसकी तनख्वाह का हिस्सा नहीं था। एम्प्लॉय की तनख्वाह ₹1,00,000, एम्प्लॉय घर लेके चला जाएगा 90,000, 10,000 इसमें डाल के चला जाएगा। एम्प्लॉयर अपनी जेब से निकाल के तोहफे के तौर पे 10,000 और डाल देगा, 20,000 हो जाएगा। 20,000 को 2,000 रुपए इंटरेस्ट मिल जाएगा इस पे, कोई कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो इस तरह जब रिटायर होंगे तो कई महीनों और कई सालों के पैसे इस बास्केट में पड़े होंगे। दैट विल बी प्रोविडेंट फंड। कोई नहीं, चेयर नीचे जा रही है, जाने दो यार, क्या हो गया, सबने नीचे जाना एक दिन, हार्ड कॉपी ने। ओके, comprehensive question relating to provident fund. मिस्टर सदर गॉट रिटायर्ड ऑन 31 मार्च 12। तो 12 में है ना, छोड़ो 10 और 11 की बात करते हैं पहले। बेसिक सैलरी कितनी है जी? 17,000। डीएनएस अलाउंस कितने जी? 10,000। हाउस रेंट अलाउंस कितने जी? 30,000। पहले साल की बात करा, 30,000। एम्प्लॉयर ने कितने पैसे डाले हैं इस साल बास्केट में? पेज नंबर 109। एम्प्लॉयर ने कितने पैसे डाले हैं बास्केट में? एम्प्लॉय ने कितने पैसे डाले हैं? याद रखना ये 126। अभी मैं बताता हूं कहां शामिल है। इंटरेस्ट कितना मिला? इंटरेस्ट कितने परसेंट पे मिला? 17% पे।
इन जहां जहां पैसे लिखवाए हुए हैं वो बैंक इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं इन्हें, ये चेक नहीं करना आपने 17% लगा के, वो मंथली बैलेंसेस पे इंटरेस्ट निकलता है, वो कैलकुलेशन आपके सिलेबस में नहीं है, बस ये 17% के हिसाब से इसको इंटरेस्ट मिला है। पहला साल हो गया, तो ये देखो 11 और 12 को काट देते हैं, 11-12 से हमें क्या करना, क्लियर, 11-12 को काटते हैं, 10 का सवाल करते हैं, निकाल लो रजिस्टर। अब यार वो कैमरा इधर ही रखना, घरों में किताबें हैं इनके पास। नजर नहीं आ रहा, थोड़ा सा इधर हो जाओ। हाँ भाई बेसिक सैलरी बोलो यार, बेसिक सैलरी थोड़ा और इधर हो जाओ। 70,000 इंटू 12 840। यार ये ना ध्यान रखना, दरमियान में मैंने कुछ कैलकुलेशंस करनी है, तो थोड़ा सफे के ना बिल्कुल एक्सट्रीम राइट साइड पे आप लिखा करो ये फिगर 840,000, यानी इससे सफे का बॉर्डर बन जाएगा। आगे बोलो। 1 लाख, आगे बोलो। 30,000 इंटू 12, चलो नोट करो यहां तक। मेडिकल अलाउंस के अलावा सारे अलाउंसेस नहीं, अलाउ नहीं, टैक्सेबल क्लास बोलो, इनकम के लिए टैक्सेबल क्लास बोला करो, एक्सपेंसेस के लिए अलाउ का भाई 5 सेकंड बाद कैमरा इधर ले आओ, तो नोट करने का जितना टाइम दिया जाएगा करते रहेंगे। 5 सेकंड तेरी इतनी जल्दी हो गई ना, कर चालू बकर वापस लेके जा। इतनी जल्दी नहीं, 5 2 3 4 5, चलो अब ले आओ। अच्छा यार, एम्प्लॉय ने कितना कंट्रीब्यूट किया, 126,000, ये 126,000 ना इस 840 में शामिल है। देखो मैंने क्या कहा है, एम्प्लॉय का जो 1,26,000 है ना, ये तो असल में पर मंथ है ना, ये एनुअल है, ये पर मंथ है, तो 70,000 ज़रब 12, 70,000 ज़रब 12 840 बनता है। असल में एम्प्लॉय की बेसिक तनख्वाह 840, 840 जब वो घर लेके जाने लगा ना, तो 840 में से 1,26,000 एम्प्लॉय अपना हिस्सा छोड़ गया होगा। तो ये जो 840 है ना, इसमें एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन शामिल है 126 वाला, तो ये ना कहीं रजिस्टर के टॉप पे लिख लो, 840,000 में 126,000 एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन शामिल है, टॉप में लिख लो कहीं 840 को स्टार डाल के, रजिस्टर पे लिख लो 840,000 को स्टार डाल के, 840,000 में 126,000 का एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन शामिल है। ये बेसिक सैलरी पता है कौन सी है, ये बेसिक सैलरी है उसकी पर मंथ, तो ये वो 70,000 उसके जो एग्रीमेंट वाली बेसिक सैलरी है ना, वो है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का आपस में मायदा हुआ होगा। तो 70,000 तो इसकी टोटल सैलरी है, 70,000 ज़रा 12 840 वो घर लेके जाता होगा, लेकिन उसने कहा नहीं यार 840 में क्या घर लेके जाया करूं, 126 एम्प्लॉयर को दे जाते जाते हैं। अच्छा अब इसका कुछ नहीं करना आपने, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन जो पेपर गिवन है ना आपके सवाल में, कितना गिवन है एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, ये लिख के ना आपने ऐसे डैश डाल दिया करना है, कि वो डबल टैक्स हो जाएगा, वरना दोबारा 1,26,000 लिख दिया ना डबल टैक्स हो जाएगा, इसलिए एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन इग्नोर। तो किताब में जाओ, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन के आगे लिखो इग्नोर, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन इग्नोर, बीइंग ऑलरेडी इंक्लूडेड इन बेसिक सैलरी। अब आओ एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन की तरफ, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन की तरफ, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन की तरफ। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आपने कितने कॉलम में अप्रोच यूज करनी है, 3 कॉलम अप्रोच, बोलो कितने कॉलम, 3 कॉलम अप्रोच यूज करनी है, 3 कॉलम आपने रखने हैं कैलकुलेशन के लिए, आउटर कॉलम, इनर कॉलम, इनर मोस्ट कॉलम, आउटर कॉलम, इनर कॉलम। इनर कॉलम में आपने सवाल वाली फिगर लिखा करनी है, स्टेप समझते जाओ, सवाल वाली फिगर लिखा करनी है 1,26,000, इसमें से आपने माइनस कर देना एग्जाम्प्ट, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ना माफ है, सारा हो तो 1,26,000, लेकिन सारा नहीं है, ये एग्जाम्प्ट है लोअर ऑफ,
लोअर ऑफ व्हाट, सबर करो भी। अगला अगला साल आपने खुद करना है ना, तो वहां अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, इसलिए ये साथ साथ नोट ना करो, ये एज इट इज देख के नोट कर लेना। अगला साल आप खुद करोगे वो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं आपको 3-4 मिनट दे दूंगा। एग्जाम्प्ट अप टू लोअर ऑफ डैश डैश 1/10 नया रूल ऑफ बेसिक सैलरी प्लस महंगाई अलाउंस। अक्सर लॉ में हमें आदत पड़ी हुई है बेसिक सैलरी पे परसेंटेज लगाने की, जैसे 45% ऑफ बेसिक सैलरी, जैसे मेडिकल अलाउंस के लिए 10% ऑफ बेसिक सैलरी। लेकिन ये वाहिद ऐसी जगह है जहां डियरनेस अलाउंस जमा करके 10% लगाना है आपने। 1/10 10% ही होता है ना। अब इसका जो जवाब आया खुदा के लिए इस कॉलम में ना देना, इनर मोस्ट में लिखवाओ, इन दोनों को जमा करो, डिवाइड कर दो 1/10 मल्टीप्लाई बाय 1/10 90। इस 96,000 का जीरो देखो इधर, इस 96 का जीरो इसके 1 से थोड़ा इधर होना चाहिए ताकि ये कॉलम अलग अलग नजर आए, ये जरा कैलकुलेशन में ब्यूटी आ जाएगी। या 1.5 लाख, 1.5 लाख सर कहां से आया, सवाल में तो नहीं है, ये लॉ की लिमिट है, ये लॉ की लिमिट है। जैसे टैक्स रेट्स में 2 मिलियन होता था, कभी कुछ तो होता था। तो बता दो जी रूल क्या है। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इज एग्जाम्प्ट अप टू लोअर ऑफ 1/10 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस और 1,50,000 विच एवर इज लोअर। 96 और 150 से लोअर क्या है। इसको अब आप लेके जाओ इस कॉलम में, इसको इस कॉलम में लेके जाओ। ये कॉलम बनाने नहीं है, जहन में होने चाहिए। आप बताओ ये जो जवाब आएगा ये किस कॉलम में लेके जाएंगे, आउटर कॉलम। कितना 30। तो 30,000 पे टैक्स देना है, बाकी आपको माफ हो गया। चलो जी नोट कर लो। जी अब बात करते हैं इंटरेस्ट की। अच्छा, इंटरेस्ट मिला कितना, 40,000। जो मिला वो आपने लिखा करना इधर, जो मिला वो आपने लिखा करना इनर कॉलम में। जैसे ये मिला था 126,000। अच्छा यार अब एक चीज बताओ कि एक सिंपल डिस्कशन करने लगा हूं जिसका सवाल के डेटा से कोई ताल्लुक नहीं है। प्लीज लिसन, मेरी बात सवाल के डेटा से कोई ताल्लुक नहीं है। आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया एमसीबी में एट 13%। 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया एमसीबी में एट 13%, तो यू विल गेट इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आपको मिलेगा 1 लाख ज़रब 13% इज इक्वल टू 13,000। किसी ने आपको कहा इफ यू इन्वेस्ट इन नेशनल बैंक यू विल गेट 15%। अगर आप नेशनल बैंक में इन्वेस्ट करो तो आपको 15% मिल सकता है। बताओ कितना मिलेगा, फिर इंटरेस्ट कितना मिलेगा। अगर ये तुम पैसे एमसीबी में ना रखवाते, नेशनल बैंक में रखवाते, फिर तो तुम्हें 15% इंटरेस्ट मिलना था। बताओ कितना मिलेगा फिर, 15,000। ये 15,000 निकालने के 2 तरीके हैं, ये 15,000 निकालने के 2 तरीके हैं। ऑप्शन 1, एक तो बच्चों वाला काम, 1 लाख सिर्फ 15%, 15,000। ऑप्शन 2,
कैलकुलेशन के दो तरीके हैं, कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करने के दो तरीके हैं। क्या मुझे एमसीबी से 13,000 मिल रहा था, 13% पे, तो बताओ 15% पे कितना मिलेगा? ये भी तो एक तरीका निकालने का। इधर मैंने प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई किया रेट से, इधर मैंने इंटरेस्ट को इंटरेस्ट से डिवाइड करके इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई किया। आप इन फिगर्स को जरा बेहतर कर लो। 2 लाख पे 13% कितना? 26,000। ऐसी फिगर्स ना हो कि देखते ही निकल रही हो, कैलकुलेटर जरा इस्तेमाल करना पड़े। 2 लाख पे 13% कितना? 26,000। और 2 लाख पे 15% कितना मिलता? 30,000। आप बताओ 30,000 नहीं 26,000 अगर 13% पे मिल रहा है, तो अगर ये किसी बंदे को 15% मिल जाए तो कितना मिलेगा? तो बताओ 30,000 निकालने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके। ये दूसरा तरीका आपको सिखाना था, ये दूसरा तरीका आपको सिखाना था, लेकिन ये नोट करने की जरूरत नहीं है, नोट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब मेरे भाई आप मुझे ये बता दो कि एम्प्लॉय को इंटरेस्ट मिला कितना? इंटरेस्ट गिवन है, प्रिंसिपल गिवन नहीं है। इनको प्रिंसिपल ना कहना, क्योंकि ये हर महीने जमा हो रहे होते हैं तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो जाती है, तो इनको प्रिंसिपल ना कहना। इन पे लगा के रेट चेक भी ना करना, ये कुछ और ही कहीं और निकल जाओगे। एम्प्लॉय को इंटरेस्ट कितना मिला? 40,000। ये इंटरेस्ट जिस बैंक से मिला है उस बैंक से किस रेट के एतबार से मिला है? 17%। ठीक है, लेकिन जो हमारा लॉ है, अभी आपको खोलने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूं पेज 106 पे। पेज 106 पे एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन नो ट्रीटमेंट एज अमाउंट इज पेड फ्रॉम सैलरी, सैलरी में से आपने अमाउंट वो दी है। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इज एग्जाम्प्ट अप टू लोअर ऑफ 1/10 ऑफ सैलरी और 150। सैलरी पे स्टार डाला हुआ है। सैलरी फॉर प्रोविडेंट फंड इंक्लूड्स बेसिक सैलरी एंड डियरनेस अलाउंस। ये तो करा दिया ना अभी आपको। इंटरेस्ट का क्या करना है? इंटरेस्ट इज एग्जाम्प्ट अप टू हायर ऑफ 1/3 ऑफ सैलरी और इंटरेस्ट एट 16%। ये 16% रेट है लॉ में। उधर बेंचमार्क रेट 10% था, इधर बेंचमार्क रेट 16% है, समझ लो। ये 16% रेट है लॉ का। तो लॉ कहते हैं मैं हायर माफ कर दूंगा 1/3 ऑफ सैलरी या इंटरेस्ट एट 16%। लेकिन मैंने कहा मैंने जिस बैंक में पैसे रखवाए हैं वो तो मुझे 17% दे रहे हैं। कहते नहीं यार 16% किसी तरह निकालो, किसी तरह 16% निकालो। अब आप मुझे बताओ ये 16% तो लॉ में गिवन है। ये जो 40,000 है, ये 40,000 जो मुझे मिला है, क्या रेट लग के मिला होगा? किसी फिगर पे 17 लगा होगा तो 40 मिला होगा। अगर मैं 40,000 को डिवाइड करूं 17% से और मल्टीप्लाई करूं 16% से, तो मुझे पता चल जाएगा अगर मेरे प्रिंसिपल पे 16 लगता तो कितना मिलता। अब कैलकुलेशन एक देखो, बड़ी सिंपल सी है। लेस एग्जेम्प्ट हायर ऑफ डैश 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस कितना आ गया? 320,000 या इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 16%, या इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 16%। अच्छा बोलो हमारे सवाल वाला इंटरेस्ट कितने? 40,000। 40,000 कितने परसेंट पे मिला? मुझे कितने परसेंट पे चाहिए? यानी प्रिंसिपल पे 17 लग के 40 आया होगा, तो अगर प्रिंसिपल 16 लगता तो फिर तो मेरे ख्याल से कम बन जाएगा ना 40,000 से। 40,000 से कम आएगा। 40,000 से कम कितना आया? 37,647। नोट कर लो। तो ये एक तरीका है छोटा सा कैलकुलेट करने का, ये तरीका मैंने आपको यहां सिखाया।
अच्छा यार, ये अब हायर क्या आ रहा है? 3 लाख। हैवी हैवी हायर आया, 3,20,000। अच्छा, 40,000 इंटरेस्ट है, लॉ मेकर कह रहे हैं 3,20,000 माफ है। इसका मतलब ये नहीं होता 40,000 इंटरेस्ट है और 3,20,000 माफ है। इसका मतलब है 40,000 तुम्हारा इंटरेस्ट है, अगर 3,20,000 तक भी होता तो मैं माफ कर देता, लेकिन मैं कहूंगा मेरा तो है ही 40, मेरा तो है ही 40। बस है, उसमें 100 सीटें हैं। अब बस वाला कह रहे हैं 100 सवारियां भी होती तो हम बिठा लेते। हमने कहा जी हमारी बारात में तो 20 सवारियां आई हैं, हम बदल ले जो बस, क्या करें। तो इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है 40, लॉ मेकर कह रहे हैं 3,20 भी होता तो माफ कर देता। मैंने कहा नहीं है यार इतना, कहता है बस फिर सारा 40 माफ है। फिर नेगेटिव में ना लिख देना यार प्लीज, नेगेटिव में जवाब ना लिख देना, ये याद रखना, नेगेटिव में लिखना। बस 40,000 में 40,000 पूरा माफ है, ये जीरो है। प्रिंसिपल साहब किसी बच्चे को खुश होकर कहें तुम्हारी फीस तो सब्जेक्ट की 20,000 है, लेकिन 22,000 भी होती तो मैं माफ कर देता, इसका मतलब है उसको बस 20,000 माफ है। तो प्लीज 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 जवाब कभी नेगेटिव में ना लिखिएगा। और अब आप पता नहीं क्या देख रहे हैं ऊपर, टोटल क्यों नहीं कर रहे, यानी आप समझ रहे हैं अभी कुछ और होना है। ओ भाई कुछ नहीं होना, पहला साल खत्म हो गया। हाँ जी, 135000। चलो जी 2011 कर दो मुझे। करें करें करें, 2011 पूरा सॉल्व करें। चलो जी आ जाओ 11 में। 80,000 तनख्वाह है, 15,000 डीएनएस अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस 35,000 है। अगर आप कर रहे हो अभी तो करते रहो, आप फिर मेरी कैलकुलेशन की तरफ ना देखना।
हाँ बोलो। 114 जल्दी करें भाई, जल्दी करें, दूसरा साल मुकम्मल कर लें, फिर तीसरे की तरफ चलते हैं। चलें जी, इंटरेस्ट बताएं भाई। अच्छा ये देखो कैलकुलेशन, अब बेसिक सैलरी, डियरनेस एंड हाउस रेंट लोन्स आ गया। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 144 है, तो 1/10 ऑफ बेसिक, अब देख लो ना इधर, 1/10 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस, 1,14,000 आ गया। 1.5 लाख से कंपेयर किया 1,14,000 लोअर था, लेकिन नीचे हायर को माफ करना है। अच्छा इंटरेस्ट पहले क्वेश्चन से तो उठाओ ना, इंटरेस्ट कितना है 11 का? 60,000 लेस exempt higher of 1/3 of basic salary प्लस डियरनेस अलाउंस। और कोई अलाउंस आपने ऐड नहीं करना, सिर्फ डियरनेस अलाउंस। 380,000 या इंटरेस्ट मिला कितना? 60। किसी प्रिंसिपल पे 17 लगा होगा तो 60 मिला है, किसी प्रिंसिपल पे 17 लगा होगा तो 60 मिला है। अगर उसी प्रिंसिपल पे 16 लगता तो कितना मिलता? ओके, हायर क्या है? तो इसलिए सारा माफ हो जाएगा। क्या गलती की थी? कटिंग की भी आपने, क्या गलती की थी? अच्छा ठीक है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के सामने ही लोअर ऑफ किया था, तो गलती थी ना। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पहले सवाल से उठाने, फिर लेस एग्जाम्प्ट अप टू लोअर ऑफ लिखना। जी टोटल 1590,000। चलो 1 मिनट है, तीसरा साल कर दो, सोल्यूशन ही देखना। जल्दी जल्दी, तीसरा साल, तीसरा कर रहे हो अभी, वो उसके साल के इंटरेस्ट पे ही फंसे हुए हो। इधर आओ। अच्छा यार कुछ हल्की फुल्की बात हो, ये माइंड ना किया करो। इधर देखो, 90,000 को 12 से मल्टीप्लाई करने वालों के लिए उतार ले टीचर शूज और फिर दोबारा टीचर शूज पहन ले। 12 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो? वो तो 31 मार्च को रिटायर हो गया ना। वो कहते ना लाल है बंदा जो, तो है ना। 12 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो? तो 31 मार्च को रिटायर हो गया। लिखो, मुझे कभी कभी क्या हो जाता है, रजिस्टर पे लिखो, मुझे कभी कभी क्या हो जाता है, अपने आप कहो, लिखो। मुझे कभी कभी पता नहीं क्या हो जाता है। तो लिखा हुआ ऊपर बड़ा बड़ा 31 मार्च को रिटायर हो गया, तो फिर अब 9 मंथ्स की बुनियाद पर कैलकुलेशन होंगी। 90,000 इंटू 9 मंथ्स जी। उई, पेपर से निकल के उई 9 से मल्टीप्लाई करना था। यही सवाल में तो मैंने पूरे नंबर लगाए हुए थे। अच्छा 90 से आगे डीएनएस अलाउंस। हाँ कहते हैं एक दफा जूता पड़ जाए ना बंदा वैसे ही सीधा हो जाता है। सब में ही 9 मंथ करा रहे हो। अच्छा 20,000 2 9 बार 18 होगा ना, 1,80,000 जी। आगे
ये कोई टैक्स पढ़ाना शुरू किया था 2009 में, 2019 20 21, ये 12 साल का तजर्बा है कि ये बच्चे 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। कोई इक्का दुक्का बच्चा क्लास में होता है जो 9 से मल्टीप्लाई करता है। 40,000 इंटू 360,000 क्या चीज? अच्छा, फ्लो में लेके जाने थे इसलिए, चलो आज रीजन भी पता चल गया, इन द फ्लो में नहीं लेके जाना। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, अच्छा जी, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इज 121,500 less exempt lower of 1/10 of 10,000 plus 180,000 99,000। इजाजत है उन लाइक बच्चों को जिन्होंने 9 से मल्टीप्लाई किया था, व्हाट्सएप ग्रुप में तस्वीर शेयर कर दें। अच्छा, कितना आ गया? 1.5 लाख। 99 और 150 में लोअर, ताकि पता चले अच्छे बच्चे कौन से वाले हैं। 99,000 22500। अच्छा, मैं ग्रुप में कोई मोटिवेशनल मैसेज भेजा करूं कभी, या कुछ ऐसी बात कर दिया करो ना, तो आगे सारे फिर डिस्कशन या रिप्लाई वगैरह ना शुरू कर दिया करें, जरा मुश्किल हो जाता है फिर सारे ग्रुप्स को मैनेज करना। तो थोड़ी देर के लिए सब्र कर दिया करें, फिर घंटे 2 बाद कोई सवाल देन में आए तो पूछ लिया करें। अच्छा, आगे बोलो। इंटरेस्ट, अच्छा अब ये ना सोचना कि इसको 9/12 वगैरह करेंगे, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट है ये ऑलरेडी 9 मंथ्स का है, तो आप जो रेट लगा के निकालोगे वो 9 मंथ्स का ही होगा। लेस एग्जाम्प्ट हायर ऑफ 1/3 ऑफ 8,10,000 प्लस जी 3,30,000 या 58,000। अगर 17% का है तो 16% का क्या बनेगा? 5,4,588 हायर 0। अभी टोटल नहीं कराना, आखिरी साल में ना एक और मसला है, रिटायरमेंट के वक्त उसे सारे पैसे मिलने हैं बास्केट में। चलो जी, आ जाओ इधर। हाँ जी, ये टोटल का कॉलम क्यों डला हुआ है? इधर क्यों नहीं टोटल का कॉलम डला हुआ? इधर क्यों नहीं टोटल का कॉलम डला हुआ? इधर क्यों डला हुआ टोटल का कॉलम? यार इससे हमें क्या कंसर्न कि 3 सालों की बेसिक सैलरी जमा करके हमने क्या मार का मार लेना है कि 3 सालों में उसको कितने पैसे मिले। असल में ये पैसा ना, एक बात याद रखना, ये वाला पैसा वो विड्रॉ नहीं कर रहा था, साथ साथ ये बास्केट में जमा होता जा रहा था। ये पैसा वो घर लेके नहीं जा रहा था। पहले साल बास्केट में एम्प्लॉय ने डाला और पहले साल इंटरेस्ट मिला और ये पैसा पड़ा रहा बास्केट में। फिर दूसरे साल इस पैसे पे फर्दर टॉपिंग हुई और पैसा आया, फिर तीसरे साल और पैसों पे पैसा आया, तो इसलिए ये पैसा ना 3 साल मुसलसल बास्केट में पड़ा रहा है। पहले साल ये पैसा पड़ा हुआ था, दूसरे साल ये और डाल दिया, तीसरे साल ये और पैसा डाल दिया। अब यार मुझे बताओ, जब वो बास्केट घर लेके जा रहा होगा तो बास्केट में टोटल एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना होगा? भाई अब इधर देख यार, जब वो अब मेन बात शुरू हो गई है। जब वो घर बास्केट लेके जा रहा होगा तो बास्केट में टोटल पैसा कितना पड़ा होगा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की मद में? जब वो पैसा घर लेके जा रहा होगा तो बास्केट में टोटल पैसा कितना पड़ा होगा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की मद में? 3,1500। जब वो बास्केट घर लेके जा रहा होगा तो आज तक टोटल इंटरेस्ट कितना पड़ा होगा बास्केट में? सारे टोटल्स के टोटल को क्या कहते हैं? ग्रैंड टोटल। बताओ उसकी वो जो बास्केट घर लेके जा रहा है उसमें कितना पैसा पड़ा हुआ है? 979 नहीं है, ये फिगर मुझे लिखते हुए 10-11 साल हो गए इधर, तो 941,000।
9,41,000 रुपया वो लेके जा रहा होगा बास्केट में। क्लियर? और अफसोस की बात यह है कि 6 महीने बाद यही सवाल दोबारा कराने मैंने, और फिजिकल क्लास में जबरदस्त मजा आ जाता है। अब बच्चे समझते हैं कि सारे एंजॉय कर रहे हैं मैं बोर हो रहा हूं। ओके, एंजॉय करें यार। आप बताओ बास्केट में उसको कितना पैसा मिल रहा होगा? 9,41,000। अब जब ये बास्केट घर लेके जा रहा होगा तो बास्केट में कौन से वाले रंग का, लाल वाले रंग का रुमाल बास्केट पे पड़ा होगा। ये लाल रुमाल जरा गाढ़ा लाल हो गया है, उसको क्या कहते हैं? रजाइयों के ऊपर जो कपड़ा यूज होता है। अच्छा, तो वो, हाँ, रजाइयों पे जो कपड़ा होता है, रजाई के बाद नहीं, मलमल का नहीं, मलमल नहीं होता, क्या कहते हैं, चलो छोड़ो। तो वो लाल रंग का कपड़ा इस बास्केट के ऊपर पड़ा होगा। तो ये जो लाल रंग का कपड़ा इस बास्केट के ऊपर पड़ा होगा, जब यहां से कमिश्नर जाती मारेगा, कमिश्नर ने क्या करना है? कमिश्नर ने जो है वो भाईजान इधर ही सुराख कर देना है, आप टेंशन ना लें, उसने लाल कपड़ा भी नहीं उठाना। कमिश्नर ने इधर से मारनी है जाती, ये देखें, जाती 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 अंदर जा रही, जाती अंदर मारेगा, अंदर पड़ा होगा 9,41,000। ये जो 9,41,000 मलमल पता नहीं, 9,41,000 जो पड़ा होगा ना बास्केट के अंदर, कमिश्नर कहेगा पुत्र आजा 9,41,000 पे टैक्स दे। टैक्स फिर कहेगा नहीं नहीं नहीं, नहीं भाईजान नहीं, बहुत हो गई। जो आपने मेरे साथ करनी थी ना वो हर साल कर दी है। एम्प्लॉय कहेगा अबे मैं ये क्या कर रहा था, ये भी तो मैंने ही कैलकुलेशन की, ये भी तो मैंने ही कैलकुलेशन की। वो सारा 9,41,000 वही मिल रहा है जिनके ऊपर पिछले सालों में टैक्सेशन के रूल्स लग चुके हैं। अब दोबारा इस 941 पे कोई नया रूल तो नहीं लगेगा ना? तो यार ये याद रखना, इस 941 का नाम होता है अकामुलेटेड बैलेंस। अकामुलेटेड बैलेंस 941,000, लेकिन अब इस पर टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि ऑलरेडी ये जिन अमाउंट्स से बन के आया ना, उन अमाउंट्स पे ऑलरेडी कुछ ना कुछ हम पिछले सालों में कर चुके हैं, तो इसलिए इट इज नॉट टैक्सेबल। इसको एग्जाम्प्ट भी कह सकते हो, या पूरा 941 एग्जाम्प्ट है। इसका नाम है अकामुलेटेड बैलेंस। इधर भी लिख लो किताब पे। हो पेन इधर ही लाओ पहले। $941,000 क्लियर? इसका नाम क्या है? मुझे लगता है नजर नहीं आ रहा होगा लिखते हुए। अकामुलेटेड बैलेंस। चलो इधर ले आओ कैमरा। इधर इधर व्हाइट बोर्ड पे। टोटल करा दो आप। ये एक्स्ट्रा लाइन किस साल डाले करेंगे? सिर्फ आखिरी साल, जिस साल। हाँ बोलो। वन 1372। ये इनकम फ्रॉम सैलरी है इस साल की। ओके, आ जाओ भाई इधर पढ़ो यार। ये टैक्सेशन ऑफ प्रोविडेंट फंड निकालो जी, पेज 106। दोबारा पढ़ लो सारा। यार ये क्या लिखा हुआ? रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। अल्लाह अकबर, अभी हमने रिकॉग्नाइज पढ़ा है, यानी ये प्रोविडेंट फंड का अरेंजमेंट आपने रिकॉग्नाइज कराया हुआ कमिश्नर से। अभी अनरिकॉग्नाइज भी आज ही पढ़ेंगे। ओ तेरी है, 3 सालों का सवाल दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा। कोई मसला नहीं यार, कोई मसला नहीं। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नो ट्रीटमेंट, इग्नोर करना है। पेज 106। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन is exempt up to lower of 1/10 of salary or 1,50,000। काला सितारा डला हुआ है, ये देखो काला सितारा। काला सितारा नीचे डिफाइन हुआ है। सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ प्रोविडेंट फंड मींस बेसिक सैलरी एंड महंगाई अलाउंस। इट
इट सारे में मारने वाली नहीं, इट एक्सक्लूड ऑल अदर अलाउंसेस। ओके, आगे बढ़े जी। इंटरेस्ट ऑन फंड बैलेंस, इंटरेस्ट इज exempted to hire of 1/3 of salary and interest at 16%. Accumulated balance, whole of the receipt is exempt. Accumulated balance के साथ 941,000, 941,000 is exempt, लिख लो साथ 941,000। अच्छा, ये जो प्रोविडेंट फंड है ना, ये भी ग्रेचुटी की तरह 3 किस्म का हो सकता है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, नॉन गवर्नमेंट। नॉन गवर्नमेंट में फिर 2 ऑप्शंस हैं, रिकग्नाइज्ड बाय कमिश्नर और अनरिकग्नाइज्ड, लिख लो। प्रोविडेंट फंड भी 3 किस्म का हो सकता है। मैं भी ग्रीन सिग्नल दे रहा हूं रिकग्नाइज्ड को, क्योंकि वो वाला मैंने करा दिया। अब मैं कराने लगा हूं गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाला। अब क्या कराने लगे कि अगर ये बंदा गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होता तो कैसे सॉल्व करते। सवाल की रिक्वायरमेंट मिलकर पढ़ लो। सवाल की रिक्वायरमेंट, calculate taxable income assuming he is working in private company where provident fund is recognized. He is working in private company where provident fund is not recognized. ये मैं भी नहीं करा रहा, मैं भी डायरेक्ट आपको 3 की तरफ जंप कर रहा हूं। He is working in a government organization। इधर आ जाओ, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का अगर ये एम्प्लॉय होता है, पता है कैसे सॉल्व होता है, नोट नहीं करना। रिकग्नाइज वाला पढ़ लिया, अनरिकग्नाइज वाला नहीं पढ़ा अभी। अनरिकग्नाइज वाला मैं भी पढ़ा भी नहीं रहा, मैं भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ये बंदा। फिर क्या होगा, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो सुनो क्या होगा। टीचर अक्सर कहते हैं कि यार जब व्हाइट बोर्ड पे मिटाया जा रहा हो तो ना देखें, लेकिन आज मैं कह रहा हूं व्हाइट बोर्ड पे मिटाया जा रहा है तो देखें। खत्म हो गया, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय का था, सब माफ, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन माफ, एम्प्लॉयर माफ, इंटरेस्ट माफ, सारा सारा माफ, बट टोटल कर लेना घर जाके। ये देखो ना किताब में, इधर देखो, ये सबसे एंड में पेज 110 देखो, 3 फिगर्स ऐड हुई हुई हैं। बेसिक सैलरी डीएनएस सोच लो, सब माफ। हाँ वो पेपर में आ गया तो लिख देना एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन डैश, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन डैश, इंटरेस्ट डैश, वो लिख देना, वैसे सारा माफ। तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी हमारा हो गया। हमने समझा था टाइम लगेगा, लेकिन बड़ी जल्दी हो गया। अच्छा अब इधर आओ, ये देखो पेज 108 पॉइंट बी, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नो ट्रीटमेंट, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट इट इज एग्जाम्प्ट, पेमेंट ऑफ अकमुलेटेड बैलेंस यानी 9,41,000 इट इज ऑल्सो एग्जाम्प्ट, तो सब माफ। मजे, अच्छा भाई लाइट चली गई थी, तो भाई मजे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में मजे सब माफ, सब माफ, क्लियर। तो एंजॉय करें जी, इधर तो सब माफ है। ओके चलें जी आगे। अब हम मूव करते हैं अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की तरफ। अनरिकग्नाइज्ड पहले मैं आपको सॉल्व करा दूं।
आ जाओ इधर। अनरिकग्नाइज्ड, जब अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होता है ना, अनरिकग्नाइज्ड का मतलब है किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है और उस कंपनी ने जो है वो कमिश्नर स्टेट फंड को रिकग्नाइज नहीं कराया हुआ, तो जब ये अनरिकग्नाइज्ड फंड है ना, तो ऐसी सूरत के अंदर पता क्या होगा, ऐसी सूरत के अंदर ये होगा कि लॉ मेकर को चढ़ेगा गुस्सा। लॉ मेकर कहेगा ये प्रोविडेंट फंड अनरिकग्नाइज है, कहेगा हाँ अनरिकग्नाइज है, कहते ठहर जा, रिटायर हो जरा, तेरे से पूछते हैं, ठहर जा, रिटायर हो जरा। 2010 में कुछ नहीं कहेगा। वो कहते हैं ना, एक दफा अब्बू देख रहे होते हैं बच्चे को, अम्मी को कहते हैं कर लेना तो इसे जो करता है, देख लेते हैं कितनी देर से आएगा, 2-3-4 दिन जरा देख लेने दो मुझे, कितने बजे आता है घर, 12 बजे आएगा, 1 बजे आएगा, 2-3 दिन जरा देखने दो, ये इतवार आएगा ना, बस देखो फिर एक ही दफा इसकी ना। इसी तरह लॉ मेकर कहता है यार तू कर ले जो करना है, प्रोविडेंट फंड तो ने अनरिकग्नाइज रखा हुआ है, 2010 में मैं तुझे कुछ नहीं कहता, पर रिटायर हो तू, फिर देख जरा। 11 में लॉ मेकर ने फिर यही कहा यार तू रिटायर हो जरा एक दफा, रिटायर होके आई मेरे पास। 12 में आप डरते डरते जी सर मैं रिटायर हो गया हूं जी, मुझे बताया मैंने क्या करा, मैं रिटायर हो गया हूं, आजा आजा, खोल बास्केट, जल्दी खोल बास्केट, जी 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 सर मलमल का कपड़ा डाला हुआ है पर, किधर 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 किधर, बास्केट बास्केट बास्केट, सर मिल नहीं रही, बास्केट बास्केट बास्केट, कंट्रोल एफ करो, नहीं कंट्रोल एफ से नहीं मिलेगी, बास्केट 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 बास्केट, मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई, खोलो खोलो बास्केट, बताओ इसमें क्या पड़ा हुआ है, जी वो 941,000 पड़ा हुआ है। शर्म नहीं आती तुम्हें, प्रोविडेंट फंड रिकग्नाइज नहीं कराया हुआ था तुम्हारे एम्प्लॉयर ने, जी जी बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं कराया हुआ था, ये क्या है जी 941,000 पड़ा हुआ है बास्केट में, अच्छा ले आओ इस पे टैक्स। एम्प्लॉय ने कहा नहीं 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 यार नहीं, 941 पे नहीं, इतनी नहीं लुट मची हुई है 941 पे मैं टैक्स दूं, इसमें मेरा अपना भी हिस्सा पड़ा हुआ है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, और वो बेसिक सैलरी का पार्ट बन के टैक्स लग चुका है उस पर, तो प्लीज इतने फ्री ना हो आप मेरे साथ, ठीक है मैं आपसे डर रहा था, ये नहीं कि आप प्रेशर ही डाल दें मेरे ऊपर। तो इस 941 में मेरा एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन भी पड़ा हुआ है, एम्प्लॉयर और इंटरेस्ट की बात आपने करनी है करें, लेकिन एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन तो बेसिक सैलरी में ऐड होकर ऑलरेडी टैक्स हो चुका है। तो फिर ऐसी सूरत में पता क्या होगा, लॉ मेकर इसको कहेगा यार ऐसा करो फिर कि तुम ना टैक्स दे दो, ये देखो A B C D, तो लॉ मेकर कहेगा तुम टैक्स दे दो, तुम टैक्स दे दो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट पे, यानी तुम टैक्स दे दो A प्लस C पे, या मेरे भाई ऐसे भी तो मैं कह सकता हूं ना D माइनस बी, D माइनस बी भी तो कह सकता हूं, कैसे, कोई साइंस तो नहीं होगी, देख लेना यार कोई ऐसा ना लग रहा हो कि मैं कोई साइंस मार दी है, चलो छोड़ो, A प्लस सी और D माइनस बी में परेशान ना हो। एम्प्लॉयर क्या कहेगा, इधर देखो पहले देख लो, एम्प्लॉयर क्या कहेगा यार मुझे, सॉरी एफबीआर क्या कहेगा, मुझे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट पे टैक्स दो, या इसके निकालने का एक और भी तरीका है ना, अगर पेपर में ये फिगर्स ना दे तो फिर टोटल जो आपको 941 मिला उसमें से एम्प्लॉय वाला माइनस कर दें 391,500, जब आप एम्प्लॉय माइनस कर देंगे तो बकाया क्या पे बचेगा, एम्प्लॉयर और इंटरेस्ट। दोनों तरीके निकालने के, जैसे जो डाटा अवेलेबल हुआ पेपर में वैसे निकाल लेना, बस ये बात याद रखना किस कंट्रीब्यूशन पे टैक्स नहीं देना, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पे। अब ये एम्प्लॉयर होता रहेगा, इतनी हैवी अमाउंट बन गई है, किसी हैवी रेट में मैं गिर रहा हूं, और चल भाग हैवी रेट में गिरा तो गिर, हम नहीं गिरतों को उठाएंगे आज, अल्लाह अकबर अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा चलो यार बताओ क्या करें, आखिरी साल, अब ये सॉल्व तो आप खुद ही कर लेना। तो रिटायरमेंट के टाइम पे सारे सालों का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन लेना है जमा सारे सालों का इंटरेस्ट, सारे सालों का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना है 391, और सारे सालों का इंटरेस्ट 158,000, बोलो क्या आ गया, हैवी सी फिगर बोलो कितना, 5,50,000 टोटल, 550 नहीं है, 549,500, दोबारा बोलो, 549,500, 549,500, ठीक है जी। आप बता दें सैलरी इनकम कितनी आ गई, और वट एवर द टोटल में भी यार छोड़ो। अच्छा इस फिगर के निकालने का एक और तरीका क्या हो सकता है, इस फिगर के निकालने का एक और तरीका क्या हो सकता है, 941 पकड़े, इसमें से माइनस कर दें एम्प्लॉय वाला 391,500, ऐसा करते हैं किताब का सॉल्यूशन खोल लेते हैं, वहीं पे कुछ लिख लेते हैं। ये देखो यार
एक तरीका क्या है बोलो किताब का सोल्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप 941000 टोटल पकड़ो, टोटल में से माइनस कर दो एम्प्लॉय, तो भी जवाब सेम आ जाएगा। ओके चलिए पाइजन लगे, वी शुड मूव फॉरवर्ड। इंग्लिश में पेपर आने ना, चलिए पाइजन लगे से तो काम नहीं चलेगा। आ जाओ भाई आ जाओ, पेज 108 पे आ जाओ सारे बच्चों। ये घर में किसको सुनाते हो याद करके, वालिद को वालिदा को सुनाते हो रोजाना का रोजाना याद करके सोने से पहले? जज्बे ही गए वो, हॉस्टल में है तो फोन पे सुना दिया करो। 9th या 10th क्लास की बात थी, हमारे साथ एक लड़का पढ़ता था, वो मैंने उससे कुछ शाम को फोन किया, मैंने कहा तैयारी शुरू कर दी, कहता है वो तो मैंने सारा सुना भी दिया वालिदा को, तो किताब पकड़ाई अम्मी को सुन लें। वो लोग होते हैं ऐसे 9th 10th में ऐसे ही करते हैं, बड़े होके खराब हो जाते हैं। अच्छा जी, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नो ट्रीटमेंट अनरिकग्नाइज में, और अनरिकग्नाइज में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट इट विल नॉट बी टैक्स इन ईच ईयर। देखो ना यार, कैमरा तो लेके जाओ। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इंटरेस्ट इट विल नॉट बी टैक्स इन ईच ईयर, हर साल इस पे टैक्स नहीं लगेगा। वापस लाओ पेमेंट ऑफ अकमुलेटेड बैलेंस, ले आओ भाई एक ही दफा इसको लगाओ। भाई ये क्या लिखा है मैंने, भाई इधर देखिए क्या लिखा है मैंने, छितर, एक ही दफा इस पे छितर लगाओ। होल ऑफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, सारे सालों का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, टू डेट का मतलब है सारे सालों का, अलॉन्ग विद द सारे सालों का इंटरेस्ट विल बी टैक्सेबल। या दूसरा तरीका क्या है, फाइनल अमाउंट 941 है, फाइनल अमाउंट 941 माइनस एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 391 पता नहीं 400 जितना भी था। तो दो तरीके निकालने हैं अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में। अच्छा भाई एक छोटी सी अब एक आपको कैलकुलेशन के दौरान कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक छोटी सी कैलकुलेशन के दौरान कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, डिस्कस कर लेंगे तो बड़ी इजी महसूस होगी आपको। होमवर्क में आपने ना रिकग्नाइज वाला सवाल करना है, क्योंकि बाकियों में तो आपने देखा इतना ज्यादा कोई जान नहीं माननी पड़ती। होमवर्क में रिकग्नाइज वाला सवाल करना है। रिकग्नाइज वाला सवाल ट्राई कर लेना आप। क्वेश्चन 3 पढ़ो यार। बेसिक सैलरी ऑफ इरफान इज 20,000 पर मंथ, डीएनएस अलाउंसेस 4,000 पर मंथ, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस 6,000। क्वेश्चन 3 है पेज 107 पे। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड में 6,000 पर मंथ है एंड सेम अमाउंट इज कंट्रीब्यूटेड बाय एम्प्लॉयर। इधर पर मंथ दिया हुआ है, उससे साल का निकाल लेना। इंटरेस्ट क्रेडिटेड ड्यूरिंग द ईयर इज 1 लाख, द फंड इज रिकग्नाइज्ड। बोलो क्या लिमिटेशन है, क्या लिमिटेशन है क्वेश्चन में, लिमिटेशन क्या होती है? लिमिटेशन क्या होती है यार, लिमिटेशन की एग्जैक्ट उर्दू क्या है? लिमिटेशन तो आपको पता चल गया ना, तो आपको पता चल गया ना क्या चीज है। तो लिमिटेशन की, हाँ नहीं वो हद के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है ये लिमिटेशन। इधर सवाल में क्या कमी पाई जा रही है, मैं ये पूछ रहा हूं, सवाल में क्या कमी पाई जा रही है? हाँ, रुकावट और पाबंदी, उर्दू में लिखा हुआ है रुकावट और पाबंदी। तो सवाल में क्या क्या रुकावट आ रही है? हाँ सवाल में क्या रुकावट आ रही है? इंटरेस्ट रेट नहीं है। तो भाई फिर ऐसा करना मजबूरन आप बस 1/3 से कंपेयर कर लेना। क्या करें अब, एग्जाम अप टू 1/3 से कंपेयर कर लो। अब 16% नहीं है, नोट इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन वी विल सिंपली कंपेयर विद 1/3 ऑफ सैलरी। क्या करें? तो बात को समाप्त करें, अगर इंटरेस्ट रेट सवाल में गिवन ना हो तो फिर हम क्या करेंगे, 1/3 ऑफ सैलरी से कंपेयर कर लेंगे। अगर इंटरेस्ट रेट सवाल में गिवन ना हो तो 1/3 ऑफ सैलरी से कंपेयर कर लेंगे। हाँ होमवर्क के लिए यही है, इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। होमवर्क के लिए एक वो फिर कर लेना आप, एक और भी दे देता हूँ नीचे से। यार वो क्या सुना नहीं हमारा, जेड़ा बोले वही कुंडी खोले।
तो थिंक बिफोर यू स्पीक. ओके मैन. होमवर्क में ये कर लेना क्वेश्चन 9. अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, ये पास पेपर का सवाल है. कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम अंडर द करेक्ट हेड. हसनाथ हैज बीन वर्किंग एज अ डायरेक्टर for many years. During tax year 2008, he received salary of 6 million. SL also contributed 50,000 per month towards the recognized provident fund. Recognize है? Recognize है? Unrecognized है? Recognize. An equal amount was contributed by Hasnath. Interest is 391 at the rate of 20% of accumulated balance of fund and was credited to Hasnath account. यानी उसके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, मिलेगा तो तभी जब वो रिटायर होगा. ट्राई करोगे ये सवाल? कंप्यूटेशन के या थ्योरी के? कंप्यूट न्यूमेरिकल सॉल्व करना है या थ्योरी के? न्यूमेरिकल सॉल्व करना है. ठीक है. अच्छा यार, ये पॉइंट हमारा रह गया था, ये 112. यार ये पॉइंट हमारा रह गया था क्वेश्चन 10 का 2. ये पढ़ लो. रिटायरमेंट के टाइम पे उसे पैसे मिले थे 4 मिलियन फ्रॉम अनअप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड. रिटायरमेंट पे मिले हैं. 941 जैसी फिगर है. 941 जैसी फिगर है. Rupees 4 million from unapproved provident fund. 50% of this was contributed by Sajid. अब बोलो क्या करें? इंटरेस्ट वगैरह तो अलग से दिया नहीं हुआ, तो टोटल माइनस एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन यही कर सकते हैं ना. मुझे अच्छा ये कैसे पता चला मुझे टोटल है ये? ऑन ही रिसीव्ड फॉलोइंग अमाउंट्स ऑन फाइनल सेटलमेंट. फाइनल सेटलमेंट का मतलब है रिटायरमेंट के टाइम पे. रिटायरमेंट के टाइम पे उसे 4 मिलियन मिला फ्रॉम कौन सी वाली बास्केट? अनअप्रूव्ड वाली बास्केट. अब बोलो क्या करेंगे? टोटल माइनस एम्प्लॉय कर सकेंगे ना. 4 मिलियन, इसमें 50% उसका अपना पैसा है, बाकी फिर शायद एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट हो. कई दफा इंटरेस्ट जीरो भी होता है. कुछ लोग कहते हैं हमने इंटरेस्ट नहीं देना. तो 4 मिलियन माइनस 2 मिलियन. रिटायरमेंट के टाइम पे 2 मिलियन पे टैक्स लगेगा. वो जो एक ही दफा उसको छितर मारने हैं एंड पे पूरी अमाउंट. अब ये सारे सालों की सम करके हुई होगी. 4 मिलियन असल में पिछले कई सालों से नौकरी करके वो इकट्ठे उसको मिले होंगे. तो मलमल का कपड़ा उठाएंगे तो 4 मिलियन पड़ा होगा, लेकिन उसमें से अलग कर देंगे वो पैसे जो एम्प्लॉय ने अपने हाथ से उस बास्केट में डाले थे. आज मैंने आपसे 5 मिनट ज्यादा लेने थे. क्वेश्चन 11 हो गया, क्वेश्चन 10 हो गया, क्वेश्चन 9 आपका होमवर्क हो गया, क्वेश्चन 8 तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी के चैप्टर में से, वो सॉरी एम्प्लॉय शेयर स्कीम है. तो ठीक है यार, अब आगे छोड़ो कर यार, कल याद कराना, 5 मिनट ज्यादा ले लेंगे. अस्सलाम वालेकुम.